नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपने आप में अराजक व्यवस्था है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल आदर्शवादी बातें करने के लिए एक मंच होता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं होता। और जितने भी भेड़िए यहाँ पर बैठते हैं तब वे जरूर भेड़ की खाल ओढ़ कर बैठते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है वो होता है उस देश का राष्ट्रीय हित और अपने जनता की रक्षा करना। मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट टाइम में जो कुछ अपन ईरान में और इजराइल और अमेरिका के बीच के युद्ध में देख रहे हैं और दुनिया जो अनुमान लगा रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि हम उस तरफ चले जाएं तो कोई ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य नहीं होगा, मगर मुश्किल काम है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है, निर्णय नहीं हो पाया। गाजा एक छोटा सा क्षेत्र जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक गांव के जितना होगा और इजराइल के सामने लड़ रहा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इजराइल को हमास के साथ समझौता करना पड़ा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने की स्थिति बन चुकी है और ईरान उन दो बब्बर शेरों से लड़ रहा है जो अपने आप को ऐसा मानते हैं, क्योंकि शेर जब बुढ़ा भी हो जाता है तो उसे यह पता नहीं होता कि वो कितना बुढ़ा हो गया है। अमेरिका और इजराइल और इनके पिट्टू देश जो ईरान को चारों तरफ से घेर रखे हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं और यहां सीधे सीधा मकसद अमेरिका का यह है कि तेल पर पूरा नियंत्रण रखा जाए। दूसरी तरफ मीडिया है जो युद्ध को अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। इस अनियंत्रित स्थिति में जो कुछ बताया जा रहा है और जो खबरें बनाई जा रही है उसमें सच्चाई कितनी है यह कहने की जरूरत नहीं है। कई जगह तो खबरें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि खबर अपने आप में पूर्वाग्रही है और कुछ भी नहीं है, और भारतीय मीडिया की खबरें देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसा ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको लगा। पर्शिया ग्रेट द साइपर का देश है और उनकी रगों में दौड़ने वाला खून भी उस ग्रेट का ही खून है। इजरायली सेना और अमेरिका कितने भी दावे कर ले कि हमने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को खत्म कर दिया है या उनके हेडक्वार्टर पर हमला किया है, मगर उनका हेडक्वार्टर इतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका और इजराइल समझ रहे हैं। और ईरान यदि पूर्व तैयारी में नहीं होता तो मेरा यह मानना है कि आसपास के पड़ोसी देश 15 देशों पर जो उसने आक्रमण किया है और उनकी सीमा इतनी तेज हो गई कि उन्होंने खासतौर से साइप्रस पर भी हमला कर दिया, जहां पर ब्रिटिश सैनिक अड्डा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन फाइटर प्लेन जो है F-15E जिस पर अमेरिका नाच करता है, वो 6 प्लेन गिर चुके हैं और कतर अकेले में 3। इस खाड़ी को हरमुज की खाड़ी कहते हैं या अहुरा मजदा की खाड़ी या पर्सिया की खाड़ी कहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल सप्लाई इसी खाड़ी से होता है और इस पर पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स में आप देखें तो यह नियंत्रण पूरा का पूरा जो है वो ईरान का है। और दूसरी तरफ अमन, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE अपने तेल की सप्लाई इसी खाड़ी से ही कर सकती है, उनके पास और कोई रास्ता है भी नहीं। युद्ध के अंदर आप देख रहे हैं तो एक तरफ तो F-15E युद्धपोत इब्राहिम जो वहां लड़ रहा है और दूसरी तरफ हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइलें जो है वो अमेरिका और इजराइल द्वारा दागी जा रही है, और दूसरी तरफ सस्ते इराकी ड्रोन हैं और एक उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल ऐसे फंस गए हैं और समय के साथ ऐसा नहीं हो जाए कि अरब खाड़ी देशों को अपने हालात पर छोड़ दिए जाए और ये इजराइल और अमेरिका अपने आप में अलग हो जाए, क्योंकि अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इजराइल के पास अमेरिकी राजनीति, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक की वो सब चीजें हैं जो वो खुला कर दे तो प्रेजेंट टाइम में जो अमेरिका में देख रहे हो
वो सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा इशारा एप्स्टीन फाइल की तरफ है और यहूदियों का वहां की राजनीति नहीं बल्कि वहां के प्रशासन के अंदर भी जबरदस्त पकड़ भी है। ये उन्होंने अपनी काबिलियत के बलबूते पर किया, किसी का कोई एहसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने जो सोच लेकर ईरान पर हमला किया और खमेनेई की हत्या के बाद उन्होंने ये सोचा था कि ईरानी जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी और हम वहां अपने हिसाब की कोई पिट्टू सरकार स्थापित कर देंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईरानी जनता फिर एक हो गई और जो उनके बीच में भी गुटबाजी थी वो खत्म हो गई। और इतना ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के और पड़ोसी देशों के मुसलमान भी उसे सपोर्ट करने लग गए, क्योंकि मामला धार्मिक हो गया, क्योंकि वो ईरान का सुप्रीम लीडर था और शियाओं का सबसे बड़ा नेता भी। धर्म की दृष्टि से भले ही कईयों को ये लगे कि इस्लाम की बात है, मगर मैं ये मानता हूं कि किसी भी धर्म की बात हो और अपनी धर्म और राष्ट्र के लिए कोई आदमी अपना बलिदान दे दे तो उससे बड़ा कोई बलिदान हो नहीं सकता, और खमेनेई ने ऐसा ही किया है और कुछ भी नहीं। जो यूरोपियन देश लोकतंत्र की दुआ देते हैं वो वास्तव में लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि शासन के लिए लड़ रहे हैं। और खास बात यह कि यदि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यूएनओ कोई कदम उठाता तो उठा लेता। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले न तो सुरक्षा परिषद से पूछा न यूएनओ से, किसी से भी कुछ भी नहीं पूछा। और अंतर्राष्ट्रीय कानून और कागज जो बने हुए हैं वो देशीय संप्रभुता के हनन की बात को नकारते हैं, जबकि हुआ ऐसा ही। ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को भी बोलना चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि हम तो गांधी और बुद्ध के देश हैं, इसलिए हम तो शांति को पसंद करते हैं, कूटनीति और मध्यस्थता से मामलों को निपटाना पसंद करते हैं। हम इस पर नहीं बोलेंगे। और यहां तक कि भारत सरकार ने तो उस पर शौक भी व्यक्त नहीं किया, जबकि इससे पूर्व जब उनके प्रधानमंत्री जो है इब्राहिम रईसी मारे गए थे तब भारत सरकार ने एक दिन शौक व्यक्त किया था। दूसरी तरफ भारत पर इस युद्ध का कितना असर है ये आप देख सकते हैं। एक ही दिन के अंदर शेयर मार्केट में 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए, तेल की कीमतों में वृद्धि। और यह युद्ध यदि 1 या 2 महीने तक बहुत लंबा चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। यदि 1-2 महीने चलता है तो मैं आपको बता दूं तेल की कीमतें $150 तक पहुंच सकती है प्रति बैरल। और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगा तो भारत होगा, क्योंकि भारत के पास तेल भंडारण और भंडारण की क्षमता कितनी है ये आप सब जानते हैं। और 80% तेल हमारा अरब कंट्रीज और इन्हीं देशों से आता है। रसिया के साथ जो कुछ हो रहा था उस मामले में भी आप जानते हैं कि एक गलती कर चुके हैं। भारत वर्तमान में समान दूरी के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है और वो भारतीय कूटनीति है और सरकार हम जानते हैं और सब जानते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार है। वो जो कर रही है वो देश के हित के लिए कर रही है और देश के हित के लिए जो ठीक है वो अच्छी तरीके से कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म और देश के लिए बलिदान दे रहा है तो ऐसे वक्त के अंदर हमें भी हमारे देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। या पार्टी व्यवस्था संगठन सत्ता से ऊपर उठकर हमें देश के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करें। पर एक बात जरूर है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो इजराइल का दौरा किया और दौरे से जब वापस वो आए, दूसरी बार गए इजराइल, और जब दौरे से वापस आए तो तुरंत बाद युद्ध हो गया। यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे खुफिया तंत्र की असफलता थी। यदि ऐसी स्थिति थी तो आपको उस समय दौरा करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ अब तक ईरान ने हार्मुज जल डमरू को बंद नहीं किया है, इस पर पूरा नियंत्रण आप देख लीजिए, यहां से लगाकर लास्ट तक इसी का ही कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि ये कंट्रोल कर लेता है तो स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। क्योंकि हरा तो आप यूक्रेन को भी नहीं सके, यूक्रेन की तो बात ही अलग है, गाजा को भी नहीं, तो ईरान को हराना मेरी ख्याल से असंभव है। और घुटनों पर ईरान कभी आएगा नहीं, क्योंकि आता तो कभी का ही आ जाता। इस सब युद्ध के पीछे का मूल कारण क्या था ये जनरली लोग समझना चाहते हैं,
मगर अलग अलग तरीके से लोग अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया के बड़े नेताओं की जो किरकिरी हो रही थी और इमेज जो लूटी गई और वो खराब की जा रही थी, वो एप्स्टीन फाइल आने के बाद में दुनिया इसी पर डिस्कस कर रही थी और मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया प्रभावी हो चुका है। और ऐसी स्थिति के अंदर हर आदमी अपने आप में मीडिया हाथ में रखता है और अपने तरीके से बात करने लग गया। अमेरिका के अंदर ट्रंप के विरोध में भी आंदोलन थे, तो दूसरी तरफ इजराइल में भी कहीं न कहीं इस बात की बू आने लगी थी कि हालात खराब हो सकते हैं। और इन नेताओं ने अपनी इमेज बचाने के लिए, खास तौर से क्योंकि इजराइल और इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, वो बहुत अलग तरीके से काम है, उसका काम करने का तरीका भी अलग है। उन्होंने 1980 के अंदर ही एप्स्टीन को वहां पर अलग से बिठा दिया था और उसने जो काम किया वो इजराइल के लिए कितना जरूरी था ये आप समझ सकते हैं। कितने सालों से वो नेता ब्लैकमेल होते रहे, और ब्लैकमेल कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिकन पार्टी की बात है या डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है। जिस भी पार्टी के नेता थे, बड़े नेता थे, सफेद पोस्ट जितने भी थे, जो भी डिसीजन मेकर थे, जो मिनिस्टर और हेड ऑफ गवर्नमेंट की पहुंच रखने वाले लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों के घराने थे, सब उसी जहद में आ चुके थे और इजराइल ने उसका पूरा फायदा उठाया। अब जो स्थिति खराब हुई थी, इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए और दुनिया का वापस किस प्रकार से व्यू बदला जाए और उनको कैसे वहां से उनकी सोच वहां जो अटक चुकी है एप्स्टीन फाइल पर, वहां से दूसरी तरफ कैसे मोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। और ये कदम इतना खतरनाक हो गया कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल, ईरान के सामने लड़ना कितना मुश्किल होगा ये तो समय बताएगा, मगर मेरा ये मानना है कि ये साइप्रस द ग्रेट का देश है और ऐसे ही ये घुटने नहीं टेकेगा। पर्सिया अपने आप में कभी दुनिया का केंद्र माना जाता था और उसे आप यदि ये मान लें कि वो कुछ समय के बाद में घुटने टेक देगा, असंभव है। और धीरे धीरे ईरान दुनिया की सिंपैथी लेगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी देश भी जहां पर भी अमेरिकन सैनिक अड्डे हैं, यहाँ की जनता ईरान के फेवर में तो है ही और यहाँ की सरकारें भी, इनको लगने लगेगा उस समय ये ईरान के फेवर में आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं देशों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो इजराइल है। ये लड़ाई आप कहेंगे कि साहब आप बात कर रहे हैं वो एक तरफा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम और यहूदी ये भले ही भाई हैं, मगर इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों की आपसी झगड़ा और धार्मिक युद्ध इतने रही हैं, जिसे आप इतिहास में क्रूसेड कहते हैं, इतने रहे। इनका कत्लेआम जबरदस्त रहा है, ये आपस में दुश्मन है। हिंदू धर्म का इनके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसलिए मेरा ये मानना है कि ये लड़ेंगे तो अच्छे से लड़ेंगे और घुटना कोई नहीं टेकेगा। धन्यवाद।